पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए महीने भर बीत गए हैं, मगर उसकी गर्माहट अभी भी खत्म नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों पर कांति नगर पालिका कार्यालय में कथित तौर पर राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बताया है कि कांति नगर प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना की शिकायत पर अधिकारी बंधुओं पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक और मामले में कोलकाता पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को गिरफ्तार कर लिया है। राखल बेरा पर 2019 के दौरान सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। ये दोनों मामले ऐसे वक्त में आए हैं जब पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच विधानसभा चुनाव के बाद अलग अलग मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ, ये पूरा मसला क्या है? क्योंकि और सौरभ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम देख सकते हैं कि चुनाव के बाद से लगातार जो दोनों पार्टियों में चुनाव का जो के दौरान जो तनाव दिखता था वो लगातार बरकरार है, चाहे ममता पीएम के बैठक में ना गई हों और उसको लेकर जितने तमाम तरीके के विवाद हुए हों। और अब ये जो जब मसला आया है, उनके पिता, यहाँ तक कि बीजेपी ने जो केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी की सुरक्षा भी बढ़ाई है, लेकिन इस दौरान ये मसला आया है। और सीधे चल सकते हैं सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ, जैसा कि बताया जा रहा था, क्या इसको कितना जो राजनीतिक इस मसले को समझा जाए और पूरा मसला है क्या? देखिए, अभी जो एफआईआर हुआ है, एक एफआईआर क्रांति पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर किया गया है। उसमें कंप्लेंट ये है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर, साथ साथ उनका भाई का नाम सोमेंदु अधिकारी का नाम भी है। ये दोनों नेता तृणमूल छोड़ के बीजेपी में गए हैं और कंप्लेंट ये है कि इन्होंने अपना जो पावर है उसको इस्तेमाल करके गलत तरीके से कांथी म्युनिसिपैलिटी गोडाउन से जो रिलीज के लिए टारपॉलिन शीट स्टोर किया जाता है उसको वहां से निकाला और लेके चले गए। तो ये चोरी का मामला बना है यहाँ पे और केस रजिस्टर हुआ है कांथी पुलिस स्टेशन के अंदर। कंप्लेनेंट एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का मेंबर है, तृणमूल से है और इस आधार पर एफआईआर बनी है। तो अगर हम याद करें तो कल शुभेंदु अधिकारी का क्लोज एड जो है राखाल बेरा को भी हिरासत में लिया गया था। कोलकाता पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था और वो मामला था कि एक कंप्लेनेंट के कंप्लेंट पर कि उनको नौकरी का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन उस पर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं दिया गया। उनसे पैसा लिया गया था नौकरी देने के लिए इरिगेशन और वाटरवेज डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिला था। तो इस कंप्लेंट के बाद चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ था। चीटिंग का केस रजिस्टर होने के बाद राखाल बेरा जो शुभेंदु अधिकारी का क्लोज है, एकदम खास दोस्त है या क्लोज एड जिसे माना जाता है, उनको भी अरेस्ट किया गया था। और आज फिर खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है। जिस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया सौरभ गुप्ता। तो जाहिर तौर पर ये तनाव बना हुआ है चुनाव के बाद से ही और जाहिर तौर पर ये टकराव भी और ज्यादा बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री पार्था चटर्जी ने भी यह ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद अब टीएमसी दूसरे राज्यों में कदम बढ़ाएगी। अभिनेत्री सायनी घोष को अभिषेक बनर्जी की जगह यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा के टोहाना में किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान गिरफ्तारी देने के लिए डटे हुए हैं। किसान नेता और बड़ी संख्या में किसान रात भर डटे रहे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो डटे रहेंगे और गिरफ्तारी देंगे। अब आसपास के गांव के किसान भी उनके समर्थन में आगे आए हैं। टोहाना पहुंच रहे हैं ये सभी किसान। 2 जून को कुछ किसान नेता जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने गए थे। इसके बाद पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया और किसान नेता विकास सिंसर और रवि आजाद को जेल भेज दिया। इसके बाद से किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया। टोहाना में शनिवार को बड़ी संख्या में ये गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं।
और ये लगातार किसान नेता जो वहाँ के MLAs हैं उनको घेर रहे हैं, जैसे और किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। रवि आज़ाद हैं, विकास सिंह सर हैं, इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और टोहाना के जो JJP के नेता हैं, विधायक हैं देवेंद्र सिंह भबली, उनके घर का भी घेराव किया गया, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और ये किसानों का जो प्रदर्शन है एक तरह से हरियाणा के अब गांव-गांव में जाकर या उत्तर प्रदेश के गांव में जाकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन वो बढ़ा रहे हैं। और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किसान बड़ी तादाद में टोहाना और उसके आसपास के इलाकों से वहां पहुंच रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि उनकी जो साथी हैं उन्हें जो गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दिया जाए और अन्यथा वो गिरफ्तारी देते रहेंगे। और जाहिर तौर पर पूरे हरियाणा में जो किसान हैं वो जगह जगह से पहुंच रहे हैं और ये आंदोलन न सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास बल्कि हरियाणा के गांव-गांव तक फैला हुआ है। और लोग जो किसान हैं वो अपने नेता के समर्थन में लगातार आगे आ रहे हैं। उधर बिहार में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे हो रही मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। ब्लैक फंगस के मरीज पटना के 2 प्रमुख अस्पतालों एम्स और IGIMS में आ रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के 2 बड़े अस्पताल PMCH और NMCH में ऑपरेशन के लिए औजार ही नहीं है। ये पटना के एम्स का OPD है, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 4 साल में 4 और पिछले 2 हफ्ते में 45 सर्जरी कर चुकी डॉक्टर क्रांति भावना कहती हैं कि इतनी खराब स्थिति पहले नहीं देखी। एडमिटेड जितने मरीज हैं उसमें से मोर देन 50% ऑफ देम ऑलरेडी हैव देयर ऑर्बिट इन्वॉल्व्ड एंड आउट ऑफ दैट 50% अनदर 50% हैव देयर ब्रेन इन्वॉल्व्ड। तो आप समझ रहे हैं कि सिवियरिटी तो ज्यादा है, क्योंकि वो टाइम हमें नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा, तो इंटरवीन करने का टाइम है। लेकिन म्यूकोर को जो फंगल है, म्यूकोरेल्स या राइजोपल जो फंगल आते हैं, उसको मारने की दवाई चाहिए और दवाई इज एक्सट्रीमली लैकिंग। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास बिहार सरकार से बहुत हेल्प रहा, मतलब इसमें मैं बिल्कुल दो राय नहीं है, बिहार सरकार ने बहुत हेल्प किया, अभी भी कर रही है। वही बिहार सरकार के अपने अस्पताल IGIMS में भी वही हाल है, वार्ड भरे हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अधिकांश मरीज ग्रामीण इलाकों से हैं। क्योंकि इस बार ग्रामीण परिवेश इन्वॉल्व है और वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की आदत नहीं रह पा रही है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी भयावह होनी शुरू हो गई है। यहाँ मुसीबत यह नहीं कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, बल्कि कईयों की सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोविड अस्पताल NMCH या PMCH में सर्जरी करने के लिए जरूरी औजार नहीं हैं। ऑपरेशन में हम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने करीब 42 से 43 लाख का ऑर्डर कर दिया है। हो सकता है 1 से 2 दिन में सामान आ जाएगी, कुछ थोड़े बहुत सामान की कमी है। जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन हम बाहर से लगातार मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन और उसकी आपूर्ति हो इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है। देश के अंदर इसके उत्पादन की क्षमता कम थी, अचानक पूरे देश में ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ी है। मंत्री जो भी दावा करें, अगर पटना के 2 बड़े अस्पतालों में किट के अभाव में सर्जरी संभव नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही मानी जाएगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। और अब एक ऐसे गांव की कहानी जिसने कोरोना महामारी के दौरान एक अलग मिसाल पेश की। छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। एक गांव ऐसा है जहां विकराल हुए कोरोना को युद्ध स्तर पर कोशिश कर पूरी तरह से भगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक में 532 लोगों की आबादी वाला गांव धामनतोरी। छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों से भरा ये गांव आज तक कोरोना से मुक्त रहा। कैसे, हम बताते हैं। 3 महीने तक 2 रास्तों को गांव में पूरी तरह ब्लॉक किया गया और एक रास्ते पर पहरा लगाकर रजिस्टर में नाम दर्ज कर सिर्फ जरूरी काम से गांव से बाहर जाने की इजाजत दी गई। बाहरी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश सख्त प्रतिबंधित किया गया। शादी, ब्याह, शोक कार्यक्रम बेहद सख्ती और सावधानी से संपन्न हुए। 12 परिवारों का गांव से पलायन रोका गया। गांव में ही उनके लिए रोजी और मजदूरी की व्यवस्था की गई।
गरीब परिवारों के लिए जन सहयोग से राशन, सब्जी और जलावन की लकड़ी की व्यवस्था की गई। जो परिवार बाहर से लौटे उन्हें गांव के बाहर क्वारंटीन रखने के बाद ही प्रवेश मिला। गांव में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने और हाथ धोने का पूरी सख्ती से पालन हो रहा है। गांव में जैसे शासन का निर्देश आया उसका पालन करते हुए गांव में एक सोशल डिस्टेंसिंग में बैठक रख के सभी से चर्चा किए, सभी से सहयोग प्राप्त हुआ। गांव की जन जागरूकता सबसे बड़ी कारण है और यहाँ जो नियम बताए हैं सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी की वजह से जो बाहर से कोरोना अंदर नहीं आया यहाँ। इसी ब्लॉक में बकमा गांव का मामला बिल्कुल अलग है। 2586 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कई लोग संक्रमित हुए, लेकिन घर घर जाकर टेस्ट हुआ, बीमारों को अस्पताल पहुंचाया गया। वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण करने के साथ मजबूत टीम बनाई गई। दूसरे राज्यों से आए 59 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। आज कोरोना गांव से भाग चुका है। हम लोग यहाँ 90-95 लोग पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन सभी का समय पर इलाज हुआ और आज सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। घर घर जाकर जांच किए, मोहल्ला में बैठ के जांच किए, अपने पंचायत भवन में बुला करके लोगों को इकट्ठा करके जांच करवाए। एक बहुत अच्छा पंचायत के एक समूह निर्मित होकर पंचों के द्वारा, सरपंचों ने और सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों ने निचले की जितनी अमला है वो एक बेहतरीन कार्यकलाप किए। शासन के सारे निर्देशों का पालन किए। जो भी बाहर से आए उनको प्रॉपर टाइम में क्वारंटाइन रखा गया। होम आइसोलेशन के नियमों को कड़ाई से पालन किया गया। आज के समय में वो बकमा भी 0 हो चुका है। दूर दराज के इन गांवों ने बड़े शहरों को राह दिखाई है। महामारी से लड़ने की, उससे जीतने की, अनुशासन और एकता के साथ। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो कोरोना महामारी हवाई जहाज से आई और शहरों को इसने ज़्यादा प्रभावित किया। कई गांव अब भी बेहतर मिसाल पेश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के चलते महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर शहर में संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड के आधार पर छूट देने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 13,500 केस और 300 मौतें दर्ज की गई हैं। 2 महीनों से अधिक समय तक महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी की वजह से लगी पाबंदी के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार रात नए आदेश जारी कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। जिन शहरों या जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से कम है और जहां 25% या उससे कम ऑक्सीजन बेड इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पहले लेवल पर हैं। इसमें कुल 10 जिले शामिल हैं, जिसमें नागपुर, अहमदनगर, चंद्रपुर, जालना शामिल हैं। जहां पर पॉजिटिविटी दर 5% से कम है, लेकिन ऑक्सीजन बेड का उपयोग 25 से 40% के बीच हो रहा है, वो दूसरे लेवल पर हैं। इसमें हिंगोली और नंदुरबार जिले शामिल हैं। 5 से 10% दर और 40% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड का जहां इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शहर और जिले तीसरे लेवल पर हैं। इसमें मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर, औरंगाबाद जैसे कुल 15 जिले शामिल हैं। 10 से 20% पॉजिटिविटी दर और 60% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड का उपयोग जहां हो रहा है, वो शहर चौथे लेवल पर हैं। इसमें पुणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ जैसे जिले शामिल हैं और 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड इस्तेमाल करने वाले शहर 5वें लेवल में आएंगे। फिलहाल इसमें कोई भी जिला या शहर शामिल नहीं है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं, लेकिन जो 5 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, वो ज़्यादा 10% से 20% के बीच वाले पॉजिटिविटी वाले जिले हैं। वहाँ निर्बंध कड़ाई से लागू रहेंगे, लेकिन ये सारे अधिकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो महानगर पालिका क्षेत्र में कमिश्नर हैं उनको दिए गए। वही जिला और शहर के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुखिया हैं, वो परिस्थिति का जायजा लेके सारे नियमों को पालन कराने का काम करेंगे। जिलों के स्तर पर ही ये तय किया गया है कि कहां कितनी छूट दी जाएगी। पहले लेवल वाले जिलों को जहां सबसे ज्यादा छूट मिलेंगे, तो 5वें लेवल वाले जिलों को सबसे कम। पहले लेवल में आने वाले जिलों में दफ्तर, दुकान, मॉल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून सब कुछ सामान्य तरीके से चलेगा। शादियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे लेवल में आने वाले जिलों में मॉल,
थिएटर, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून 50% की क्षमता पर चलेंगे। तीसरे लेवल में आने वाले जिलों में दुकानें केवल 4 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट भी 50% की क्षमता के साथ 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। और चौथे लेवल में आने वाले जिलों में अत्यावश्यक दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी, दूसरी सभी दुकानें बंद रहेंगी। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। तीसरे लेवल में आने वाले मुंबई में फिलहाल लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। 5 स्तरांमध्ये आंकड़ों के आधार पर इन स्तरों को तय किया गया है। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट और 25% से कम ऑक्सीजन बेड का उपयोग करने वाले जिले पहले स्तर पर हैं। तीसरे स्तर मविन वो जिले हैं जिसमें 40% ऑक्सीजन बेड का उपयोग हो रहा है। ऑक्सीजन बेड मुंबई में भले ही लोकल बंद हो, लेकिन दफ्तरों को अब 4 बजे तक खुला रखा जा सकता है। पहले से ही जहां सड़कों पर ट्रैफिक दिखने लगी थी, तो वहीं अब आने वाले दिनों में बसों और गाड़ियों की तादाद और भी बढ़ जाएगी। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद के लोनी एरिया में लॉकडाउन के बावजूद करीब 100 लोग एक स्विमिंग पूल में तैरते पाए गए। पुलिस ने स्विमिंग पूल के संचालक को हिरासत में ले लिया है। बाकी लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा और विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्हें उपहार में पौधे दिए। पुलिस लोगों को आर्थिक दंड के साथ उन्हें जागरूक भी कर रही है ताकि वो अगली बार वो गलती ना दोहराएं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर लाने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत लोगों को टीकाकरण के लिए आमंत्रित करने और वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें लाने के लिए शगुन के तौर पर पीले रंग के चावल दिए जा रहे हैं। सुसनेर नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के फार्म हाउस पर शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बनी उसकी अवैध चारदीवारी को गिरा दिया। 50,000 के इनामी ऋषि शर्मा के जमा स्थित फार्म हाउस पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी ने सूबे के शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ऋषि शर्मा ने अवैध तौर पर सरकारी जमीन को कब्जे में ले रखा था और उसके ठिकानों का भी पता लगाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के एक पेन फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। पटना के गौरीचक इलाके में पेन फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पेन फैक्ट्री में तेजी से आग फैल रही थी, जिसके बाद उसे काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने से फैक्ट्री में कोई जनहानि नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। जिले के डिगडोल इलाके में एक कार करीब 8.5 फुट गहरी खाई में 800 फुट गहरी खाई में गिरी। हाईवे पर मौजूद लोगों और आने जाने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बलों के लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तस्वीरों के साथ, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर खास रोशनी की गई।